नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पैट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे लाइव देख रहे हैं। आज मेरे साथ ज़फ़र हेरेटिक हैं। मेरे ख्याल है पहली दफ़ा ये आए हैं किसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम के अंदर, और एज यूजुअल ह्यूमन बीइंग भी हैं जी हमारे साथ। मैं दोनों को वेलकम करता हूं आज की स्ट्रीम में। बहुत सी बातें करेंगे, इस्लाम का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ज़फ़र की स्टोरी सुनेंगे कि ज़फ़र ने इस्लाम क्यों छोड़ा और ज़फ़र ने क्यों ये समझा कि वो उन्हें यूट्यूब पे आना चाहिए और उन्हें एक ऐसा चैनल खोलना चाहिए जो कि इस्लाम की क्रिटिक करता है और इस्लाम की सच्चाई लोगों को बताता है। और इसके साथ साथ जाहिर बात है कि मैं और ह्यूमन बीइंग दोनों पाकिस्तान से हैं, और पाकिस्तान में इस्लाम एथियस्ट के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, मगर मैं समझता हूँ इंडिया में भी एथियस्ट के लिए चैलेंजेस कोई कम नहीं है। तो हम इस बारे में भी ज़फ़र से बात करेंगे। तो चलें जी, आप दोनों को वेलकम। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तो ज़फ़र, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कब से एथियस्ट हैं और आपका टर्निंग पॉइंट क्या था। तो ये जाहिर बात है सब सुनने में इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ जी, ज़फ़र ने इस्लाम क्यों छोड़ा और कब छोड़ा। जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका गालिब भाई। अच्छा गालिब भाई, स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मैं जब भी नहीं अपनी वीडियो में स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक शेर से स्टार्ट करता हूँ। तो एक हाँ, शेर मैंने बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। आपके लिए लिखा था। अच्छा, तो अर्ज किया है, इरशाद क्या इरशाद। क्या खूब है आपका अंदाज़े बयां, क्या खूब है आपका अंदाज़े बयां, क्या खूब है उठता नूर, वारी वाह जी। जाए मेरे बदले की भी आप पर, अल्लाह की बख्शी 72 हूर। यार, आपने आपने हूरों को शर्मिंदा किया कि आपके मुझे शर्मिंदा किया, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा। आपके बस ये देख लीजिए आपकी बेगम साहिबा ना हो पीछे। अच्छा, हाँ, वो शायद सुन रही होगी, अभी बिजी थी शायद, अभी वो स्ट्रीम देख रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ जी। तो आपको कैसे लगा कि इस्लाम गलत है, इस्लाम को छोड़ देना जी, चाहिए? तो जी मैं हूँ मॉडर्न फैमिली से। तो मेरे अच्छा। घर में जो भी मेरे पेरेंट्स और जो मेरे सिबलिंग्स हैं, तो ये बड़े न्यूट्रल थे। मैं तो मतलब ये हम्म, समझता था कि पता नहीं इन लोगों को जन्नत नहीं जाना क्या? अच्छा। ऐसा मुझे हाँ। लगता था। अच्छा, जो हमारी अम्मी जान हैं, वो बड़ी मज़हबी थीं, आज भी बहुत मज़हबी हैं। लेकिन फिर हम्म भी आज मतलब अब उनके बहुत ज़्यादा ख़यालात बदल गए हैं, क्योंकि हम्म काफ़ी कुछ समझाया हमने उन्हें, तो काफ़ी कुछ बदल गए हैं। तो बहुत सारे सुपरस्टिशन वो छोड़ चुकी हैं। तो मैं जो था, मैं बड़ा अपसेट रहता था जो इस्लाम की बुराइयाँ थी इनसे। जैसे कि हम्म आप देखते हैं 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर, ठीक है? फिर हम्म ये बीवी की पिटाई कर सकते हो, फिर वो 3 तलाक दे सकता है आदमी, फिर ये उसके बाद अच्छा फिर वो हलाला की कॉन्सेप्ट भी है, वो भी औरत हाँ। को झेलना पड़ता है। फिर ये इनका ये हम्म बुर्खा का है, और ये फिर ये अजीब-सा मतलब इनका जो लुक बनाते हैं कि भाई बिना मूंछों के वो दाढ़ी बढ़ाकर और वो हाँ कुर्ता-पजामा। अच्छा, हाँ। कुर्ता-पजामे के बारे में तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई जब रसूल अल्लाह के टाइम पे कुर्ता-पजामा था ही नहीं, तो ये कैसे मतलब इसे इस तरह से वो बना सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो और रसूल अल्लाह तो खुली हवा के मजे लूटते थे ना, इनको थोड़ी पता है इस बात का। रसूल अल्लाह तो खुली हवा के मजे लूटते थे, तो ये तो समझते हैं कि जी। नहीं जी। और उनके जमाने में तो अंडरवेयर भी नहीं होता था, चोगे के नीचे उन्होंने, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, अंडरवेयर नहीं पहना होता रसूल अल्लाह ने। उस पजामा समय तो वो जोड़ो, कॉन्सेप्ट अंडरवेयर भी नहीं जी, होता जी। था। हाँ। और जी, तो पजामा वो भी आप सोचे हैं कि घुटनों के पास पास, घुटनों से के पास पास नीचे बैठते होंगे, तो वैसे ही जो है ना वो कुछ ना कुछ यहाँ हो जाता होगा। ये बात है। अच्छा, हाँ जी। तो ना कुछ टर्निंग पॉइंट्स थे। अच्छा, एक जो 3 तलाक पर टर्निंग पॉइंट था, वो क्या हुआ था कि हमारी फैमिली जहाँ पे मतलब हमारा घर था, तो हमारे पड़ोस में एक अंसारी फैमिली रहती थी। तो हम्म इनका एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही इनके मियाँ-बीवी के आपस में कुछ लड़ाई हुई। तो लड़ाई होने के बाद इसमें गुस्से में बोल दिया उसने तलाक, तलाक, तलाक 3 बार बोल दिया। हम्म इसके बाद फिर उस लड़की का जो मायका था वो हमारे घर के पास में ही था। वो मतलब हम्म दूसरी गली में रहते थे, बिल्कुल आस-पास में ही शादी हुई थी उनकी। तो हम्म फिर ये हुआ कि जब इन्होंने बोल दिया तलाक, 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 तो उसके बाद फिर मौलाना साहब से किसी से बुला कर पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हलाला ज़रूरी है, अगर एक बार तलाक दी गई होती तो
कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो ये हलाला होना ज़रूरी है। तो हम्म। फिर उसमें हम लोगों ने बहुत जाके हमने उसमें इंटरवेन किया था। तो खुद मेरी अम्मी जान गई थी वहाँ पे उन्हें समझाने के लिए। तो खैर बाद में फिर उन लोगों ने बिना हलाला के ही उनका आपस में उनका हो गया था, उनका सुलझ गया था जो भी उनका वो प्रॉब्लम थी। हम्म। तो उन्होंने नहीं माना फिर इस चीज़ को, मतलब कहने का मतलब ये है। फिर इसमें ये भी हुआ था हाँ, कि वो जो फिर मौलाना साहब, देवबंदियों, फिर वाबियों देवबंदियों के पास चले जाते हैं ना, क्योंकि वो जी, एक जी। वक्त में 3 तलाक नहीं मानते ना। फिर उस हाँ, टाइम लोग उस टाइम लोग जो है ना बरेलवी से निकल जाते हैं उस टाइम जाके फतवा किसी और से ये ले ना लेते जी, बिल्कुल, ये एक्चुअली स्टेजेस होती हैं इस्लाम से दूर हटने की। तो एक जब मतलब हम किसी एक बुराई को देखते हैं किसी एक सेक्ट में, तो लोग क्या करते हैं दूसरे सेक्ट में चले जाते हैं। हैं। हम्म। अच्छा, फिर उसमें भी बुराई नज़र आती है क्योंकि भाई बुराइयाँ तो हैं ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो फिर लोग हम्म। क्या करते हैं कि कुरान के साथ जो कुरान से रिलेटेड हदीसें हैं, सिर्फ़ उन्हें मानते हैं। हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद उसे भी छोड़ देंगे वो। उसके बाद वो हम्म। आ जाएँगे सिर्फ़ अहले कुरान। अच्छा, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं भी इसी स्टेजेस से होके गुज़रा हूँ। पहले सेक्ट बदले, सेक्ट बदलने के बाद फिर मैंने अपने आप को खुद से ही, मतलब अपने मन से ही, मतलब मेरी फैमिली को कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं खुद से अपने आप को मैं बता रहा हूँ कि नहीं, अब मैं वहाबी हूँ, अब मैं ये हूँ। फिर मैंने अपने आप से खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, मान लिया मैंने कि हाँ, अब मैं एक अहले कुरान बन गया। अच्छा, अच्छा। फिर उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये उसमें भी फिर भाई गुलाम बांध दिया तो कुरान के अंदर है। 3 तलाक, हाँ। हलाला, ये चीज़ें तो फिर भी पीछा नहीं छोड़ती ना। हाँ, तो बस यही दिक्कतें थी। अच्छा, तो फिर तो वही वैसे कि परवेज साहब के मानने वाले इंडिया में हैं अहले कुरान, कुछ फॉर्मल अहले अहले कुरान? अहले क्योंकि कुरान बहुत सारे परवेज लोग साहब थे होते हैं। ना अहले कुरान वाले, हाँ, पाकिस्तान अहले के जो कुरान अल्लामा में ये परवेज थे। हम्म। हम्म। हुँ। तो वही थे ना नहीं वैसे और इनको स्टार्ट करने वाले। हाँ, वैसे अच्छा। और भी आप जैसे देखेंगे ना, तो मैंने देखा अक्सर जो शिया लोग होते हैं वो भी अपने आप को अहले कुरान ही मानते हैं। हाँ, हाँ। तो इनका ये रहता है। तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि ये स्टेजेस है। 3 स्टेजेस में लोग जाते हैं कि पहले अपना सेक्ट बदलेंगे, उसके बाद अपने आप को फिर वो अहले कुरान कहेंगे, फिर उसके बाद वो इस्लाम को ही छुट्टी हो छोड़ जाएगी। देंगे अगर उन्हें अगर हम्म। उन्हें ज़्यादा प्रोवोक किया जाए तो। हम्म। हम्म। तो मेरा मानना है, देखो, कोई भी अगर मज़हब है, तो वो रियल कब हो सकता है? या तो मोरालिटी पर, ठीक है? और या साइंटिफिकली चीज़ें हों उसमें। अब अच्छा, अब इस्लाम में क्या है, ना तो ये मॉरल है, तो हम्म। इसमें हमें भी पता है भाई गुलाम औरतें इक्वल ना कंसिडर करना। और अगर आप साइंटिफिक व्यू से देखें, तो ये उसमें भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि हम्म। ये कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो हैं वो मिसाइल्स हैं अकॉर्डिंग टू हाँ। कुरान। हम्म। जिन्स और डेविल की स्टोरी है, एक मतलब हाँ। पूरी फैंटेसी स्टोरी बना रखी है, मतलब सुपरस्टिशन को बढ़ावा देता बहुत ज्यादा। हाँ, और ये तो है। फिर ऐसी भी हदीसें मिलती हैं कि जिन बच्चे चुरा लेता है, चीजें चुरा लेता है, इस तरह की भी हदीसें मिलती हैं। तो ये पूरी तरह से ना एक सुपरस्टिशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। अच्छा, तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने इसे सोशल सोशल रिफॉर्म करने की मैंने बहुत कोशिश भी की है गालिब भाई। ऐसे अच्छा। भी मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट हैं कि अगर मैं उन्हें बयान करूंगा ना, तो मेरी आइडेंटिटी भी जाहिर हो जाएगी। इतना हम्म। ज़्यादा मतलब कि मैंने जो कोशिशें की थी, और इतना ज़्यादा जो लोगों से मैंने दुश्मनी भी ले ली हम्म। थी हम्म। ग्राउंड लेवल पे। तो हम्म। ये दिक्कतें मैंने मतलब बहुत ज़्यादा झेली हैं। फिर उसी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा जब मैंने चीज़ों को पढ़ा, बहुत बाद में, मतलब स्कूल से निकलने के बाद में भी एक बार फिर से मैंने स्टडी करनी स्टार्ट की थी, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए। अच्छा, फिर ये भी हो गया था, एक टाइम ऐसा आ गया था कि फिर मैं एथीस्ट बन गया था। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल इस्लाम में देखना छोड़ दिया था। अच्छा, फिर मैं जब किसी को समझाता था, किसी को बताता था कि भाई इस्लाम के अंदर ये गुलाम औरतों की कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बेकार की चीज़ है। तो वो लोग कहते थे रेफरेंस बताओ, क्या रेफरेंस है आपके पास, ये कहाँ लिखा है ऐसा? तो वो भी फिर प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़ती थी, या तो मैं चुप रहूँ बिल्कुल, और अगर मैं हम्म। बोल रहा हूँ तो मेरे पास रेफरेंस भी होने चाहिए। फिर मैंने बहुत टाइम बाद, मतलब मैं छोड़ चुका था सब, उसके लगभग 3 या 4 साल बाद मैंने फिर से अपने पास नोट्स बनाने स्टार्ट किए मैंने अपने फ़ोन में। अच्छा। जितनी भी, हाँ, जितनी हमारे पास इस तरह की आयतें थी गुलाम औरतों से रिलेटेड,
या ये बीवी को मारने से रिलेटेड और जो भी हदीसें थी, वो सब फिर से मैंने अपने फ़ोन में नोट करनी स्टार्ट की, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब किसी को समझाऊँ, तो फिर मैं उन्हें दिखा सकूँ कि हाँ भाई देखो ये रेफ़रेंसेस हैं। अच्छा, फिर उस पर ये लोग क्या कहते हैं कि ये तो जो आप बता रहे हो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फिर इनका फिर इनका मानना होता है कि ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई हैं ये चीज़ें, इसका कुछ और कॉन्टेक्स्ट रहा होगा। तो ये बड़ी बहुत दिक्कत है ये। तो हाँ तभी मुझे लगा कि एक एक चैनल-वैनल कुछ स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट के साथ चीज़ों को क्लियर कर सकें लोगों को। क्योंकि ये देखो हाँ, आप देखें मज़हबों अब से आपको भी लोग फॉलो कर रहे हैं और आपकी वीडियोस की बड़ी तारीफ लोग हर तरफ करते हैं, मैं खुद तारीफ करता हूँ हर जगह। आप लोगों ने मतलब हाँ, मैंने जब शुरू किया था उस टाइम मेरे ख्याल है हमारे 3 ही चैनल थे और कोई भी नहीं था। फिर ह्यूमन बीइंग आए हैं, आप आए हैं, फिर वो फेसलेस टॉक्स आया है, फिर उसके अलावा वो मिस एथियस्ट है, मिस सारे के एथियस्ट, सारे। अब मुझे लगता है कि अभी मुझे उर्दू इधर फ्री आए हुए थिंकर। तकरीबन 7 महीने हुए हैं और मुझे लग रहा है कि इन द टाइम बीइंग ऐसा होना है कि विद इन 1 ईयर शायद 20 से 25 ऐसे चैनल्स फेसबुक पे सॉरी यूट्यूब पे घूम रहे होंगे, और ये किस किस को बंद करेंगे, किस किस को जवाब देंगे, क्या होगा। मुझे तो लगता है कि यूट्यूब पे तो फ्लड आ चुका है असल में, ये तो इनको पता नहीं है राइट, ना। अभी बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल, अभी तो हमारे चैनल बहुत छोटे हैं, मतलब हम अभी बिगिनिंग फेज में हैं, सारे बिगिनिंग फेज में हैं। अगर स्पार्टिकस और हारिस को भी देखा जाए तो अभी किसी ने भी 100,000 क्रॉस नहीं किया, और आहिस्ता आहिस्ता जब क्रॉस होना शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल्स मिलियंस में भी होंगे, जैसे अभी पोस्टेड प्रॉफिट है उसका चैनल तकरीबन कोई 5 लाख क्रॉस कर चुका है। अब्दुल्ला समीर का चैनल हाँ, हाँ। इतना बड़ा नहीं है अभी भी उसका, मगर ये है कि मुझे लग रहा है जिस तरह हारिस जा रहा है ना, हारिस का चैनल एक वक्त आएगा कि सबसे बड़ा होगा, और फिर मतलब हम भी साथ साथ होंगे पीछे कहीं थोड़े बहुत। मगर ये है कि ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। हरजीत सिंह भाई सत श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ भी। अच्छा जी, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। अच्छा अब आगे फिर आपने वैसे कितना अरसा पहले इसको छोड़ दिया इस्लाम को? मुझे लगभग इस्लाम को छोड़े हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, अगर देखा जाए तो मुझे लगभग 10 साल के आसपास हो गए मुझे इस्लाम को छोड़े हुए। हाँ, तो बस बीच ठीक में है। काफ़ी हाँ, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड निकला है, जिसमें कि मैंने बिल्कुल चीज़ों को देखा ही नहीं था। पहले तो मैंने हम्म बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। हम्म हम्म लेकिन हम्म जब मैंने ये देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब लोगों को बताओ तो उन्हें रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, उन्हें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता हम्म है। तो हम्म। फिर मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ, इसमें मैं कहूँगा कि कोरोना वायरस को मैं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कोरोना में कि बहुत हाँ, इसने टाइम इसने दिया हम लोगों को। हाँ इसने टाइम दिया, क्योंकि मैं अब हाँ ऑफिस जाता था, तो ऑफिस जाने में फिर वो प्रॉब्लम होती थी कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। अब मैं घर से काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मेरा जो आने-जाने का टाइम बच जाता है बहुत ज़्यादा, हम्म उसी में मेरा हम्म ये काम हो जाता है। तो मैं बहुत हम्म। शुक्रगुज़ार हूँ कोरोना वायरस का इस केस में। ये कोरोना वायरस मुझे लगता है कि बड़े जाहिलों का नुकसान करेगा, और बड़े मतलब एक चीज है कोरोना की। वैसे टाइम था, लोगों ने देखा है, इतनी लंबी लंबी लाइव स्ट्रीम हम करते हैं, अभी भी लोगों के पास टाइम होता है, वो देखते रहते हैं। ये एक चीज है। अच्छा, वैसे एक चीज है कि पाकिस्तान में एथियस्ट होना बड़ा मुश्किल काम है, मेरा एक सवाल है बहुत। जफर से, गालिब भाई। हाँ जी, हाँ जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। आप करें। जी, पूछिए। हाँ जी, ह्यूमन बीइंग भाई पूछें। ये जफर भाई, जो आप वीडियो में अशार कैसे सेलेक्ट करते हो? ये अशार कैसे आप सेलेक्ट करते हो अपनी वीडियोस के? देखिए हाँ, देखिए जो शायरी देखो कोई नहीं करता मेरे लिए, मैं खुद ही करता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है ना, उससे पहले मैंने हम्म अपनी ज़िंदगी में कभी भी शायरी नहीं की। तो हम्म मैं अपने आप को शायर नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि मैं छोटी-मोटी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक तुकबंदी करता हूँ। हम्म तो वही तुकबंदी मैं अपनी वीडियो में डाल देता हूँ स्टार्टिंग में, और मुझे हम्म बहुत टाइम भी लग जाता है कभी-कभी उसके लिए। मैंने कभी हम्म। शायरी नहीं की, कभी भी। हाँ, चलें ठीक है। अच्छा, मैं वैसे वही मुझे ये पूछना चाह बताएं रहा था, किसी पाकिस्तान। शायर का होता है, यानी आपकी अपनी वो होती है कोई? जी हाँ, वो मेरा खुद का अपना ही होता है। एडिटिंग भी मेरी अपनी होती है, सब कुछ मेरा मतलब पूरे एडिटिंग उसकी आप बड़ी अच्छी रिसर्च। करते हैं वैसे, अच्छी एडिटिंग आप हाँ, करते हैं। वो एक्चुअली बचपन में थोड़ा-सा शौक था मुझे। हाँ थोड़े से मैंने ऐसी एडिटिंग करी थी कुछ वीडियो की, तो वो बहुत काम आया मुझे।
अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए है मेरे पास एक मेरे दोस्त और हैं, तो अभी हम फिलहाल 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं इस पे। तो मेरा पॉइंट ये था कि अब जैसे आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं इतने सारे लोगों से जुड़ूंगा तो मैं 1-2 चीजें कहना चाहूंगा। जैसे मजहबों से दूर रहना क्यों जरूरी है, थोड़ा-सा मैं ये बता देता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो यही हो गया जो हम देखते ही हैं कि भाई आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस से ये जो दुनिया भर की लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, ये तो है ही, ठीक है। इसके अलावा ये जो मजहब होते हैं ये आपकी मोरालिटी को सब्जेक्टिव कर देते हैं। आपकी मोरालिटी, आपको कोई चीज सही होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव नहीं रहा वो। लोग इस तरह से सोच ही नहीं पाते कि अब जैसे गुलाम औरतों की बात है, तो गुलाम बनाना तो सही है। मुस्लिमों से पूछा जाए भाई आप गुलाम बनाना चाहोगे, हाँ ठीक है, फौरन कह देंगे कि जी चाहेंगे। इनसे पूछा जाए कि क्या आप गुलाम बनना चाहोगे, तो फिर ये भाग लेंगे, तो ये मना कर देंगे। तो ये फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक पॉइंट होता है इसका कि जो सिमिलर थॉट्स होती हैं ये उसके लिए फोर्स करता है। मेरा मानना है कि जो डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया में इन्वेंशंस लाएगा, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी चीजों की। तो अच्छा, ये क्या करता है कि ये सिमिलर थॉट्स के लिए फोर्स कर देता है लोगों को। तो एक ये चीज है। अच्छा, एक बेहतर इंसान फिजिकली और मेंटली, ये क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हम देखें कि सिंगल सेल लाइफ हुआ करती थी जो कि सेल्फ रिप्रोड्यूस किया करती थी खुद को। सेक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी, क्योंकि टफ इन्वायरमेंट में जब डिफरेंट टाइप की सेल की डिफरेंट सुपर पावर होती हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक दूसरे से इसीलिए मिलना स्टार्ट किया था कि ताकि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास उसके कॉम्बिनेशंस बने, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत टफ था। तो अगर हम इससे हमें मतलब ये चीज साबित होती है कि अगर हम डिफरेंट लोगों से शादी करते हैं तो उससे जो हमारी जनरेशन्स होंगी ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, और वो दोनों तरह से स्ट्रांग होंगी, वो मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग होंगी। अच्छा, मजहब से क्या होता है कि ये लिमिटेड लोगों में शादियां करवाता है। लिमिटेड लोगों में शादी करने से क्या आता है कि जेनेटिक्स बीमारियां आती हैं बहुत ज्यादा। मुसलमानों में थैलेसीमिया, दुनिया पूरी देख लें आप, सबसे ज्यादा थैलेसीमिया मुसलमानों में, और खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया में है थैलेसीमिया। आप जेनेटिक डिजीजेस दे रहे हैं बच्चों को, और कई किस्म की रूडिमेंट्री ऐसी डिजीजेस हैं जो कि दूसरे जिन लोगों में कजन मैरिज नहीं हो रही उधर नहीं है, मगर यहाँ पे ढेर लगा हुआ है पाकिस्तान में, और कई ऐसी बीमारियां जो कि कजन मैरिजेस की वजह से हो रही हैं। तो ये चीज है, ये चीज बड़ी गलत है। अगर आप वही आउट ऑफ फैमिली मैरिज करेंगे तो फिर बच्चे आपके ठीक होंगे, सुपरमैन तो नहीं होंगे, मगर ये है कि वो सेहतमंद होंगे। हाँ बिल्कुल। तो इससे क्या होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा वो मेंटली और फिजिकली फिट होंगे, तो इससे हमारी जनरेशन्स बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, और ये मजहब हमें इन्हीं चीजों से रोकता है। अच्छा, तो एक लास्ट पॉइंट था मेरा गालिब भाई, कि मैंने एक चीज मतलब नोटिस की है कि जो हम लोगों का मकसद है ना वो मतलब भटक जाता है। और ये भटकता कब है, जब हम मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब जैसे मैं, आप कभी भी देखें जो मेरी वीडियोस बनती हैं तो मैं मोहम्मद को मोहम्मद साहब कहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि लोग बहुत सारे मुझे कमेंट करके बोलते भी हैं इस चीज़ को कि भाई जिस आदमी ने इतना सब कुछ किया, गुलाम औरतें रखी, लोगों पे इतना जुल्म किया, मारा काटा, उन्हें आप फिर मोहम्मद साहब क्यों कह रहे हो। तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जिन लोगों को मैसेज देना है ना वो लोग हमारा मैसेज सुनने आएंगे ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो नॉन मुस्लिम इस चीज को मुझसे कह रहे हैं मेरे चैनल पे कि आप मोहम्मद को मोहम्मद साहब क्यों कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये मुझसे मुस्लिम लोग कहें, मुस्लिम कहें ये मुझसे खुद ही, इतना ज्यादा वो एजुकेट हो जाए। तो ये चीजें थी जी मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल, ऐसे बात ये है कि आपको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए एक तमीज़ के दायरे में रहना पड़ता है, मगर ये है कि अगर कोई करता है ब्लास्फेमी या कोई करता भी है ऐसे बात, तो
हम उसको वो नहीं कर सकते, उसको कंडेम नहीं कर सकते। कंडेम क्योंकि क्योंकि वो उसका राइट है। इनको ये सीखना पड़ेगा कि कोई बंदा अगर मोहम्मद का नाम तमीज से मेरा नहीं भी मानना लेता है, तो उन्हें ये एक्सेप्ट करे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो हमें एक्सेप्टेड है, हाँ लेकिन हाँ अगर कोई सच में एजुकेट करना चाह रहा है तो इस चीज को हाँ, तो उसको समझना नहीं करना चाहिए चाहिए। कि मैं आपका पॉइंट बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ, और मैं इस बात। बिल्कुल, हाँ अगर ठीक है। हमें डिफरेंस लाना है ना, तो मजाक उड़ाना हम्म और क्रिटिसाइज करने में हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। हम्म हम्म, अगर हमारा मकसद सिर्फ मजाक उड़ाना है तो हम उससे एजुकेशन नहीं ला पाएंगे, लोग एजुकेट नहीं होंगे। हाँ अच्छा अगर जी। हम उन्हें प्रॉपर क्रिटिसाइज करते हैं एक तमीज के दायरे में रह के, तो मुझे लगता है कि वो हाँ फिर वो उससे एजुकेट। हम सही लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी। अच्छा वैसे अब एक क्वेश्चन है जो कि मेन, क्योंकि आप इंडिया से हैं, अब इंडिया में एक जी ऐसे एक्स मुस्लिम के लिए क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि आप मुसलमान कम्युनिटी में भी आपके लोग मुखालिफ हो सकते हैं, और जो दूसरी तरफ का एक्सट्रीम है वो भी ये समझेगा कि आप मुसलमान हैं। तो आप किधर फंसे हुए हैं? मुझे मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं, क्योंकि आपकी सिचुएशन बड़ी यूनिक है एक। जी जी बिल्कुल। देखो गालिब भाई, एक तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, है हाँ थोड़ा है छोटे छोटे छोटा लेवल का है। छोटे लेवल का। हाँ हाँ हाँ। लेकिन है यहाँ पर भी। अच्छा, हम्म। फिर भी ब्लास्फेमी लॉ की मतलब इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है वो ये है कि जो ये रसूल अल्लाह के जो ये चाहने हम्म, वाले लोग हैं, ये हर जगह एक जैसे हाँ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो हम्म चाहे वो इंडिया हो। हम्म, तो वो लोग कानून को भी अपने हाथ में ले लेंगे, उन्हें फर्क नहीं हाँ पड़ने वाला उस चीज से। हाँ तो इतना आसान नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि मैं हाँ इंडिया में रह रहा हूँ और मैं अपना चेहरा दिखा के और मैं सब कर सकता हूँ, तो वो इतना इजी नहीं हो नहीं है, सकता, नहीं हो सकता। और प्रॉब्लम्स अगर हैं। इंडिया से बाहर जी होते तो इजी था, मगर अभी इजी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है आपके आसपास मुस्लिम भी रहते हैं, वो बिल्कुल आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इस बात की हिस्ट्री है भी है कि जाहिर बात है इंडिया के मुसलमान उस तरह पाकिस्तान के टेररिस्ट की तरह तो मिलिटेंट नहीं है, मगर ऐसे ग्रुप्स है जरूर हैं जो कि किसी को मार सकते हैं जाके। तो आपकी ब्रेवरी के लिए आपका शुक्रिया, और आपकी इस हिम्मत की हम दाद देते हैं कि आपने ये शुरू बहुत किया। बहुत क्योंकि शुक्रिया मैंने गालिब भाई। एक, अगर आपने देखा हो, मैंने मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने ये कहा था कि इंडिया से एक्स मुस्लिम्स का निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंडिया वाले एक्स मुस्लिम्स फ्रंट पे ये जंग है ना, जंग में पहली सफ़ों में नहीं आएंगे, तब तक ये जंग इंडिया में जीती नहीं जा सकेगी। हम तो पाकिस्तान में तो हम ऐसी की तैसी करेंगे, मगर जब तक इंडिया वाले हिंदुओं को इन एक्स मुस्लिम्स को का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए कि भाई ये आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम भी आपकी जंग लड़ रहे हैं, मगर हमारी जो डायरेक्शन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। ठीक है, मगर ये लोग आपकी जंग लड़ रहे हैं, और ये आपके सफ़े अव्वल के यानी फर्स्ट लाइन के सिपाही हैं, ये जो लड़ रहे हैं इस्लामी कट्टरता के खिलाफ, इस्लामी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। और ये वो लोग हैं जो लोगों को अकल सिखाएंगे। और मैं कहता हूँ जफर अकेले ना हो, जफर जैसे 100 जफर के साथ और हों। ठीक है, ताकि ये जी आवाज बिल्कुल, इतनी मैं भी ऊंची यही हो चाहता हूँ। कि जी इनको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़े, हिंदू को भी और मुसलमान को भी, कि हाँ भाई एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम ये बात करते हैं। कोई ऐसी बात ना हो कि मतलब लोग ये समझते हैं कि जी ये एक बड़ा बड़ा आसान काम है, ये सब कुछ बड़ा सीधा सीधा है। ऐसा नहीं है, ये इनको भी उतने ही चैलेंजेस हैं जितने पाकिस्तान वालों को हैं। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में रह के बात नहीं कर सकते, उनको पाकिस्तान से बाहर जाके बात करनी पड़ती है। मगर चलें, ये इंडिया में अपना चेहरा छुपा के बात कर सकते हैं। आई होप के ये सेफ रहें और कभी कोई इनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और अगर कभी कोई ऐसा वक्त आए तो इंडियन स्टेट को इनको प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, इंडियन स्टेट को इनको प्रोटेक्शन देनी है। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो आप अपने एसेट्स लूज कर रहे हैं। ये आपके एसेट्स हैं, ये आपके वो लोग हैं जो कि आपकी जंग लड़ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ह्यूमन बीइंग आप कोई जफर से क्वेश्चन करना चाहते हैं? और मुझे जफर भाई से एक पहली शिकायत है। जी जी अच्छा बताइए। जफर भाई का जो लास्ट वीडियो था खतने पर, जी और जफर भाई ने उस वीडियो में एक बात कही कि जिनके खतने हो जाते हैं उनको उतना मजा नहीं आता सेक्स में। तो मेरा तो खतना जी हुआ हुआ था, जी तो इसका मतलब अब आप समझदार हैं। ये तो मेरी तो आपने नींदें उड़ा दी हैं जफर भाई। ये सही तरीका थोड़ी है कि आप इतना इतना सच बोलोगे। मेरी देखिए नींदें उड़ गई, और मुझे देखना पड़ेगा मेरी डिवोर्स क्यों होती नहीं है।
अब मैं तो दूसरा जन्म भी नहीं ले सकता कि मेरा चलो नेक्स्ट जन्म में खतना ना हो तो मैं एंजॉय करूं। अब पता चला गोरे सर जी खुश को क्यों थोड़े रहते से हैं। पैसे मुफ्ती लगाए मसूद हैं कहता है ना, फोरस्किन गोरे खुश रह के रीजनरेशन। नंगे लेटते हैं। फोरस्किन रीजनरेशन हाँ, सर्जरी भी अब होती है आजकल। को पैसे थोड़े इकट्ठे करें और करवा लें। कोई 5-7 हज़ार डॉलर का। करूंगा कोशिश, नेक्स्ट ईयर जी जी, करूंगा मैं। बिल्कुल करनी चाहिए तो आपको एक्चुअली ये। हाँ, ये एक साइंटिफिक रिसर्च की रिपोर्ट थी जो मैंने बताई थी। हम्म। ऐसा हाँ, सच ये में अब तो होता है। मेरी ये लोग दिन अभी रात ये रोते रहते हैं, ये लोग दिन रात ये रोते रहते हैं कि जी जिनकी फोरस्किन होती है उनको जी इन्फेक्शन हो जाते हैं, फलां हो जाता है, ढुमकां हो जाता है। अरे उल्लू के पट्ठो, दुनिया के बाकी के 6 अरब लोग फोरस्किन के साथ ही सेक्स बिल्कुल कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिंदा है, सब कुछ ठीक है। किसी को अपना आज तक जो है ना कटवाना नहीं पड़ा फोरस्किन की वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो अगर किसी को कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है तो एक 10 रुपए वाली क्रीम लगाएगा, ठीक हो जाता है 4 दिन बाद। ठीक है, इसलिए इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ये चीज है। नहीं, और एक पेनफुल ये भी होता है गालिब भाई, पेनफुल। हाँ, क्या चीज? बोले जफर भाई, क्या? आप कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि खतना पेनफुल भी होता है, और एक तराशा ना डालिएगा यहाँ से कि खतने के नुकसानात बड़ा सर लोग खतरे का देखेंगे नुकसान क्या ये होता भी है। है, खैर मैं तो मजाक कर वैसे रहा इससे हूँ। उसके ऊपर बड़े अरसे से बात करता आया हूँ। आजकल तो डॉक्टर्स खतरे करते हैं, पुराने जमाने में जब हाँ नाई और मौलवी खतरे करते थे तो ये कुछ ज्यादा भी काट देते हैं। जब वो सर ज्यादा सर काटते हैं ये। तो उसकी वजह हाँ, से ये जो है आज ना भी ये, होता है। हाँ, उसकी वजह से ईवल के पीनस की ग्रोथ हाँ जो है ना वो रुक जाती है, हाँ हाँ। अच्छा, क्योंकि वो मेरा सवाल है जफर भाई से, आप बात कंप्लीट करें खाली में। तो उसकी जी ये बताइए। जो अगर 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 सर्वे कराया जाए ना इस्लामी दुनिया में, तो स्मॉल पीनस का इशू ज्यादा होगा बाकी दुनिया से। अब मुसलमानों को बड़ी इधर आग लगनी है इस बात पे। आई कैन बैट यू ऑन दिस, ये स्टडीज भी हुई हुई हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि बेचारे कईयों का मौलवी ने बचपन में इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि वो फिर कल को उसके लिए मसला होता है। ये बात है। हाँ जी, सही। आगे चलें। हाँ, जफर भाई, मेरा आपसे बस एक क्विक क्वेश्चन है कि आप जो काम कर रहे हो, वी लव यू, एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स यू फ्रॉम एक्स मुस्लिम। जी यार, आपको फैमिली से कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है? आप उस बारे में अगर कुछ बोलना चाहें। जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पाया मैं आपको। मैं कह रहा हूं कि आपके जो काम कर रहे हो, आपके फैमिली से कोई रेजिस्टेंस हुआ, या दे नो अबाउट इट, और जस्ट आप अपना खुद काम कर रहे हो, उनको नहीं पता कुछ? नहीं, फैमिली को नहीं पता है। फैमिली ओके। एक्चुअली पता लगेगा तो मतलब फिर मुश्किल फैमिली होगी में, थोड़ी हाँ, बहुत। मेरे सिबलिंग्स, हाँ, सिबलिंग्स हम्म। को मेरे पता है। लेकिन मतलब मम्मी पापा को, पेरेंट्स को नहीं पता है। हाँ, क्योंकि वो उनको लगेगा एक्चुअली तो ज्यादा उन्हें, फिर उनको झटका हाँ, लगेगा एग्जाम। हाँ, ये तो उनकी होता एज है। भी ज़्यादा हो गई है, वो हाँ। इसीलिए मैं नहीं, उन्हें नहीं वो बताना सही। चाहता। मैं वैसे इस आप इस बात में तो बिलीव नहीं करते। माँ बाप के साथ तो मैं नहीं समझता कि बहस करनी चाहिए, जो बूढ़े हो गए हैं जी स्पेशली। बिल्कुल। नहीं करनी चाहिए, टोटली बस अग्री, ठीक है, आई उनको एग्री। अपनी नमाजें पढ़ने दें, खत्म हुई बात। आगे फिर बाद में देखेंगे। हुँ। ठीक है। हाँ। अच्छा जी, हाँ, तो ये ठीक है कि उन्हें सुपरस्टिशन से रोक लिया जाए। ये इतना इनको सही है कि ऐसी आप उन्हें डेंजरस ये अब सुपरस्टिशन से रोको। ये बड़े ट्रिक से, मेरे कई दोस्त हैं एथियस्ट, उनके माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं तो रमजान के रोजे बड़े ट्रिक से छुड़वाते हैं उनसे। इवन के मेरा जी, एक दोस्त मैं भी ऐसा है यही जो कि करता हूँ। अपनी माँ को ये कहता है कि मैंने फलां को आपके पैसे दे के आपके लिए रोजे रखवा लिए। ये भी हाँ, ये नहीं भी वो एक कहता है कहीं, यहाँ आपके अच्छा आपके लिए इसमें मैंने ये सारा कर दिया है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि जो कुरान की वो पहले वाली जो आयत है ना, जो कहती है कि एक मोहताज को खाना खिला दो, मैं उसका हाँ हाँ रेफरेंस देता हूँ, बाद वाली का रेफरेंस नहीं देता, जिसने उसे अच्छा। ओवरराइट कर दिया। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ये सही तरीका है। सारी बात है। अब एक एक शुगर का पेशेंट आपका पेरेंट है और वो रोजा रख रहा है, तो यार मतलब ये तो उसके साथ ज्यादती है ना। आपको पता है लो शुगर जो है वो हाई शुगर से ज्यादा डेंजरस होती है। लो शुगर से लोग मर जाते हैं। और जी इनको तो बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, डायबिटिक्स को और हाई हाई ब्लड प्रेशर वालों को। इनका तो बहुत बड़ा इशू होता है। और आपको पता है कि हमारे 60+ जितने भी लोग होते हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का इशू जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए रोजा तो उनके लिए बहुत खतरनाक है। और इस सिचुएशन में तो आपको बिल्कुल यही करना है। आप नेकी कर रहे हैं कि आप उन्हें रोजे से रोक रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस के ये आप सही कर रहे हैं काम। अच्छा, हाँ जी, और क्या बात करेंगे आप? अब आपने कोई बात करनी है तो वो करें, आपने कुछ हमसे पूछना है तो वो पूछें। अच्छा, मुझे बात करनी थी आपसे गालिब भाई। हाँ जी, हाँ जी, करें करें करें। एक्चुअली मुझे
बारे में। हेलो हेलो। मैं अभी आपका कुछ दिन पहले ना एक शो देख रहा था जिसमें आप बात कर रहे थे शियाओं से रिलेटेड, कि कोई हम्म शिया एक्स मुस्लिम भी सामने नहीं आता तो इन लोगों का पता नहीं चल पाता है। वो साहब कुछ ये कह रहे थे हम्म कि शियाओं ने मतलब इस्लाम को बहुत ज्यादा रैशनलाइज कर दिया है, हम्म कुछ ये कह रहे थे वो आपसे। हाँ हाँ तो मैं ये बिल्कुल। कहना चाह रहा था कि मेरा बचपन शिया लोगों के साथ में बहुत बीता है, हम्म क्योंकि हमारी हमारी फैमिली से कुछ शादियां हो गई थी शिया लोगों में। तो हम्म उनके साथ में मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ। और मैं मतलब जो इनकी जो मजलिसें वगैरह होती हैं वो भी मैंने अटेंड की हैं कई बार। और मैं हम्म बहुत ज़्यादा रहा हूँ इनके साथ में, बहुत मैंने मातम किया है। जो ये इनके मरसिया और मसाइब होते हैं वो भी, हम्म उन पे मैं रोया भी हूँ बहुत बैठ के। तो सब कुछ किया है, मतलब मैंने शियाओं के साथ मैं बहुत रहा हूँ। इनसे कई हम्म बार मेरी इस चीज़ पर भी बहस हुई है कि भाई आप जब, आपको पता है कि आयशा रसूल अल्लाह की वाइफ हैं, तो आप उनके बारे में क्यों गलत कह रहे हैं। चलो सहाबा का तो एक बार को हम मान सकते हैं कि रसूल अल्लाह के जो हम्म सहाबा थे वो चलो हो सकता है उन्होंने कुछ धोखा किया या जो भी किया, लेकिन जो उनकी वाइफ हैं, आप, ये पता है ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की चीज़ है जो किसी को नहीं पता होती जनरली। ये हम्म लोग, शिया लोग क्या करते हैं कि इन्होंने हम्म। इनकी शायरी में कई बार जो आयशा है उसको भी बुरा कहा जाता वो है। साहबियों को तो इस गालियां चीज देते को हैं। भी, हाँ बिल्कुल, उन्हें तो देते ही देते हैं। अच्छा, बात भी। और ऐसा नहीं है, हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ मतलब ये रैशनलाइज कर दिया इन्होंने। हम्म मैं शियायत पर वीडियो बनाऊंगा। हम्म जो इनकी वो बुक है अभी मैंने पढ़ी नहीं है, उसे पढ़ूंगा मैं और इस पर बनाऊंगा। एक ऑलरेडी वो मेरी वीडियो भी बनी हुई है, जो मैंने उस पर बनाई थी आपका करबला के वाक़ये पर। तो इस पे हाँ बहुत सारे शिया लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आप कभी अगर देखेंगे तो बहुत लानतें पड़ी हैं मुझे उस पे। तो अच्छा। वो मुझे भी बड़ी तो लानतें उसमें, पड़ी है। मैंने जो मुहर्रम पे बनाई थी उस पे भी मुझे भी बड़ी लानतें पड़ी। और जी यजीदी यजीदी हमें कहा गया जी दबा के। हाँ 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 बिल्कुल, मुझे भी मतलब यही कहा गया। मतलब मेरा हाँ कहना ये था कि इस इतना ज्यादा इन लोगों के साथ नहीं हुआ जितना इन्होंने वो बनु कुरैजा वालों के साथ में किया था। हाँ तो एग्जैक्टली। बहुत मतलब मुझे, हाँ, बहुत इस पे मुझे लानतें पड़ी शियाओं की तरफ से। तो आप बेफिक्र रहें, वो आप कह रहे थे ना कि शियाओं के लिए कोई नहीं आता, तो आप जफर आ गया। शियों के ऊपर आप फायर खोलेंगे चलें ठीक बिल्कुल है अच्छी बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं और मसला ये वीडियो है कि लाऊंगा अब इनके। मैं देखे नहजुल बलागा मैंने पढ़ी हुई है काफी अर्सा एक्चुअली पहले। ये भी नहजुल वर्ल्ड को बलागा में डोमिनेट करना चाहते हैं। हाँ ये असल में अब देखें वो बंदा मुझे कह रहा था कि शियाओं ने रैशनलाइज किया भाई वो पाकिस्तान में नेपाली बाबा सुन्नी था। वो जो वो जमीर जाफरी बेचारा फौत हो गया। वो जो कहता है जी नेपाल में रात को चले जाते हैं सुबह होते ही जंगलों में उधर जाके मातम करते हैं मर जाते हैं शाम को जिंदा होके फिर वापस आ जाते हैं। और जी अब्बास जो है वो अच्छा, घोड़ा अंदर के ऊपर चढ़ाता हुआ उनके दरअसल, बादशाह के बच्चे को जिंदा करने आ जाता है। मतलब कैसी कैसी बातें कह रहे हैं रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी ओप्रेस्ड है वो एक बात एग्जैक्टली उससे हम मानते हैं। और ह्यूमन राइट्स के मामले में हम हमेशा उनके साथ खड़े तो होंगे। अगर आप वही ईरान में देखेंगे तो फिर वहां पर सुन्नी वो प्रेशर ऑप्रेस्ड है। होंगे। ये हाँ तो, वो प्रेशर है वहां पे देखें ईरान तो एथियस्ट को भी सबसे ज्यादा फांसियां देता है ना। अपोस्टेसी लॉ तो बड़ा बुरा है ईरान का। कितने लोगों को मारता है। तो ईरान में तो बहुत गंदी किस्म की थियोक्रेसी है। शायद दुनिया में इस वक्त ईरान से गंदी थियोक्रेसी और कहीं भी नहीं है। और अब तो पोल्स भी आ रहे हैं कि तकरीबन 50% लोग एथियस्ट हैं। मगर मसला यह है कि वो एथियस्ट कभी भी अभी भी मुझे लगता है कि उनको 30 साल और लगेंगे हुकूमत में आने में कि ईरान एक सेकुलर कंट्री बनेगा। तो भी बड़ा टाइम है। ये मौलवी जब जी, तक ऊपर बैठे हैं अच्छा, ये ये खामोश। भी, ये लोग भी वर्ल्ड डोमिनेट करना चाहते हैं। इन आपको पता तो होगा करना इनकी स्टोरी के ये पता है कि अकॉर्डिंग जो आपको इनके पता है 12वें इमाम हैं। मिडिल ईस्ट में जो अमन नहीं होता उसकी ज्यादा बड़ी वजह कौन है। ईरान है। क्योंकि ईरान जो है वो खुल्लम खुल्ली सऊदियों के खिलाफ बातें करता है। सऊदी जो है फिर वो उनके पास पैसे तो हैं उनके पास मैन पावर नहीं है। वो फिर वो पैसा इंजेक्ट करते हैं आगे पीछे। पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी डिवाइड का क्रिएट करने वाले ईरान का उतना ही हाथ है जितना सऊदिया का हाथ है। क्योंकि इन्होंने अगर उन्होंने वहाबिज्म एक्सपोर्ट किया तो इन्होंने शियों को मिलिटराइज किया जी, एक स्ट्रीम हिसाब। रुक रही है शायद, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है शायद। हाँ मेरा ख्याल है कि यहाँ सही है। ह्यूमन बीइंग भाई आप हाँ, पर हो मेरी आवाज जाती है ठीक बीच आ में। रही है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, मुझे आ तो रही है, अब यही कंटिन्यू। हाँ तो अब यही है कि इन्होंने पाकिस्तान में तो बहुत काम खराब किया। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इंडिया की जो शिया माइनॉरिटी है
उसके पीछे ईरानियों का उस तरह से हाथ है, या शिया सुन्नी की नफरत में उस तरह के हाथ है। क्योंकि एक तो बात यह है कि मुसलमान जो है इंडिया में माइनॉरिटी में, तो इस वजह से शिया और सुन्नी में वो उस तरह की नफरत नहीं हो सकती जिस तरह की उसकी हिंदू से नफरत है। तो इसलिए वो एक लिहाज से फिर भी थोड़े एक दूसरे के करीब है। मगर ये है कि देवबंद और बरेली वाले जो हैं एक दूसरे पे कुफर के फतवे उसी तरह देते हैं जैसे पाकिस्तान में दिए जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। और शियों को भी काफिर वो कहते हैं। अब पाकिस्तान में भी ये किस्सा हो चुका है कि जी एक किसी ने बरेलवियों ने देवबंदी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ ली तो सबके निकाह टूट गए जी, दोबारा निकाह पढ़ा रहे हैं मौलवी। इंडिया में भी ये किस्से हो चुके हैं कि जी, तो ये बस इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि ये भी वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि ये बहुत रैशनलाइज हैं। तो वही जो इनकी स्टोरी 12वें इमाम की जो स्टोरी है वो बताना चाह रहा था मैं आपको। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने ये देखी है गालिब भाई, कि मुस्लिम हिस्ट्री में कुछ भी अगर हुआ है, चाहे ये जीते हैं या हारे हैं, कुछ भी हुआ है, वहाँ पर इन लोगों ने हमेशा अपने आप को अच्छा ही दिखाया है। मतलब कभी अपनी गलती अगर नहीं जैसे मानी, इनके, कभी भी गलती नहीं हाँ, मानी है एक बार भी। जी, कोई दुनिया पे मुझे इस्लामी हिस्ट्री में दिखा दें हमेशा जी जब ये हारे हैं तो साजिश हुई है, जब ये जीते हैं तो अल्लाह ने मदद की या फरिश्ते उतर आए जी। हैं, बस। तो अल्लाह कभी ने इन्होंने झूठ बिल्कुल, मारा। बिल्कुल वही, बिल्कुल। अच्छा, जो इनके 12वें इमाम थे वो भागे थे। पता हाँ नहीं कोई था जो जिससे इनकी फाइट हो रही थी, तो वो बंदा जो डर के भाग गया था, उसे दिखाया जाता है कि वो बड़ा रूहानी बंदा था और वो गायब हो गया है और वो कुछ टाइम बाद वापस आएगा। जैसे हम्म ये इनके क्रिश्चियंस में जैसे जीसस वापस आने वाले हैं, ऐसे इनमें शियाओं में वो वापस आएंगे। हम्म अच्छा, फिर जब वो वापस आएंगे तो फिर वो डोमिनेट करेंगे पूरे वर्ल्ड को। हाँ एग्जैक्टली, 12वें इमाम जो गायब इमाम कहते हैं। जी। हाँ बिल्कुल। और इनमें मगर ये भी खैर होता है इनका जब ये, फिरका ऐसा भी है जिसमें इमामत अभी तक चल रही है, ठीक है। तो फिर आपके सामने ही है, हैं? अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन आया जी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन 370A अयोध्या मंदिर यूनिफॉर्म सिविल कोड सीए विदाउट एनआरसी, हाउ शुड एक्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शेल पॉलिटिकली अलाइन। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफी आपको भी हाँ, देखे ये मैं चाहिए। आपको राइट में हिंदुत्व के साथ अलाइन करने की कोशिश तो नहीं है क्वेश्चन। अच्छा। हाँ, देखिए मैं बता देता हूँ, मैं किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, किसी को भी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, अयोध्या मंदिर हुआ, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें अयोध्या कुछ मंदिर कहा का नहीं मुझे जा नहीं सकता। पता कि क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता अयोध्या मंदिर बिल्कुल। का चक्कर ये है कि ये जो बाबर था, ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने राम मंदिर को गिरा के और वहाँ पर अच्छा बाबरी अच्छा मस्जिद बनवा दी हाँ थी। अच्छा अच्छा, बाबरी मस्जिद की बात आती तो मुझे पता होता, या राम मंदिर की होती तो मुझे पता होता। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, ठीक। हाँ, हाँ। तो वही है कि उसी को मतलब ये लोग कहते हैं। अब ख़ैर उसमें कहा नहीं जा सकता, वैसे उसकी बहुत ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है शायद उसकी जो जाँच-पड़ताल हुई थी, तो उसमें ये जब साबित हो गया है कि वहाँ पर मंदिर था। अब अगर मंदिर था तो वहाँ पर मंदिर ही बनना चाहिए। ये तो बस फिर वही हम्म, है ना कि कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये अच्छा, बात। ये सीए, हाँ, सीए और एनआरसी का भी कहना है इनका। तो सीए और एनआरसी का मुझे लगता है कि जैसे सीए आया था और सीए का मकसद ये था कि हमें जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी हैं अदर देन मुस्लिम, उनको अगर सपोर्ट करनी थी, तो अगर उनको सपोर्ट करनी थी तो मुझे लगता है शायद एथीस्ट का भी उसमें नाम होना चाहिए था, जो एथीस्ट लोग हाँ हैं, या जैसे ये अहमदिया लोग हैं पाकिस्तान के, हाँ तो एग्जैक्टली। उन्हें भी उसके अंदर डालना चाहिए था अगर हमारा यही मकसद था तो। बाकी अगर देखो हाँ, सरकार की नज़र, अगर सरकार अगर ये चाहती है, हमारे यहाँ की जो हुकूमत है इंडिया की, अगर उसका मकसद यही है कि हमें लोगों को वहाँ वहाँ के लोगों की मदद करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी मैं वो चीज़ कहता हूँ कि अगर सीएए और एनआरसी दोनों को मिला के अगर जो मुस्लिम्स लोग हैं इंडिया के, अगर उन्हें किसी तरह से प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेके, तो वो देखना चाहिए। हम्म तो मैं हाँ, ये, ये नहीं होना चाहिए कि इनके नाम पे किसी की नेशनैलिटी कैंसिल हो रही हो, हाँ, ये नहीं ये नहीं होना। होना चाहिए। वैसे ऐसा है भी नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे उसमें भी ऐसा यही है पता नहीं। है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर ये है कि उस चीज को ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी, मुसलमान क्यों पाकिस्तान से इम्पोर्ट। इसमें
तो हाँ भाई इसमें ना पाकिस्तान से लोगों मुसलमान में इसलिए इंपोर्ट नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान से फिर अगर आप मुसलमान इंपोर्ट करने शुरू करेंगे तो उसमें टेररिस्ट भी इंपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे भाई, इसलिए। फिर उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, क्योंकि फिर हम ये है हाँ, कि हम पता कैसे लगाएंगे, या तो हम उनसे शहादा के कुछ वर्ड्स कहलवाएं। हाँ हाँ जैसे जब एक मुसलमान बनता है तो वो शहादा कहता है ना, तो हाँ, वैसे ही हम उनसे कुछ वर्ड्स कहलाएं कि भाई आपको ये कोई चीज है, कोई ये किताब है, इसके ऊपर पैर रख कर आना है। हाँ, फिर ये है, बिल्कुल सही है। नहीं फिर अहमदी फिर फंस जाएंगे, अहमदी फिर फंस जाएंगे, वो तो कुरान पे पाँव नहीं रख सकते ना, जाहिर बात है। वो बेचारे फिर फंस जाएंगे, वो पहले ही फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, अच्छा तो जी क्वेश्चन भेजें, फिर क्वेश्चन अपने चैट करें, फिर हम करते हैं। ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ह्यूमन बीइंग भाई, आपकी आपकी कोई बात है, क्वेश्चन कोई है आपका? मैं बिल्कुल हेलो, वेट कर रहा था, मैं चाह रहा था जफर भाई आए हैं फर्स्ट टाइम तो मैं इनको ज्यादा मौका दूं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, मेरी आ रही आवाज आ है। रही है आ आपको? रही आ रही। मैं चाह रहा था जफर भाई बोलें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया, मैं बोलता रहता हूँ। खैर, हम्म सबसे पहले तो शुक्रिया गालिब भाई, आपने मौका दिया 1-to-1 सेशन में। जफर भाई का शुक्रिया, वो आए। मैं 2-3 शेर से बात शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर मैं 2 टॉपिक को टच करना चाह रहा हूँ। एक ये है कि मुसलमानों को इंगेज कैसे किया जाए, जिसमें आप दोनों भी राय हम्म दे सकते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई है उस पर, वो मैं भी शेयर कर दूंगा कि मुसलमानों को आखिर किस तरह से इंगेज किया जाए। और दूसरा मैं टॉपिक टच करना चाह रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस जो मेरी नज़र में आते हैं, जो मैंने सोचे हैं हम्म, कि क्या चैलेंजेस हैं मुसलमानों को इंगेज करने के बाद। तो ये 2 चीज़ें। उससे पहले जो पहला शेर है वो मैं मुफ्ती मसूद के लिए कह दूं, गालिब अगर इजाजत हो। कहें जी, बिल्कुल कहें कहें, बिल्कुल। मुफ्ती मसरूद साहब तो हमारे चहीते मौलवी हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? लेट तो नहीं हो रही आ आवाज? रही है, आ रही है, आ रही है, करें बात। हाँ जी, तो भाई हेलो। 3 शेर हैं, एक मुफ्ती मसूद के लिए। 3 शेर हैं, 3 शेर हैं अच्छा, सिर्फ, मुझे ज्यादा मैं शायरी नहीं करूंगा, लोग वरना कुछ और गा रहे होंगे। तो पहला शेर है मुफ्ती मसूद के लिए, दूसरा शेर है गालिब भाई के लिए, और तीसरा शेर है जफर भाई के लिए। एक ही गजल के 3 अच्छा, शेर, अच्छा। और तीनों हम्म वो हो जाएंगे। तो हम्म फकीही शहर की मजलिस से कुछ भला ना हुआ, यानी मुफ्ती मसूद की मजलिस से, फकीही शहर की मजलिस से कुछ भला ना हुआ कि मुफ्ती मसूद से मिलके मिजाज और काफराना हुआ। वाह जी वाह, वाह सही है, और सही वाह। है, ठीक दूसरा है है। गालिब अच्छा, भाई के लिए, अभी अभी गालिब भाई मिले थे, अभी अभी वो मिला था, हजार बातें की, अभी अभी वो गया है मगर जमाना हुआ। वाह जी वाह, अच्छा जी, जी, वाह चलें। वाह। अच्छा, आगे चलें। नहीं मैं हूं लाइन पर। हाँ हाँ, करें बात। मेरी आवाज आवाज आ आपकी रही है मुझे गालिब लग रहा है भाई? कि थोड़ा डिले है कोई। हेलो, हाँ आवाज आ हाँ, रही है? आ रही है, आ रही है। ओहो, आ रही है मैं आपको? ना, ह्यूमन बीइंग भाई अपना कनेक्शन चेक करें, मैंने आपको रिमूव किया अभी क्योंकि आपको हमारी हमें आप हमारी आवाज आपको नहीं जा रही। अच्छा, जफर गालिब भाई प्लीज, आज हम देखते हैं कि कोई बहुत सारे यूट्यूबर्स इस्लाम कबूल कर रहे हैं और कमेंट में बहुत होते हैं कि उन्होंने कबूल किया है। क्या सच में इस्लाम इतना तेजी से फैला? यार वो एक वो थी पाकिस्तान में, क्या उसका नाम था यार, वो जो यूट्यूबर थी पाकिस्तान से होके गई, मेरा जेन से उसका नाम निकल गया। उसने किया था, फिर एक और यूट्यूबर है उसने किया था। ये गोरे जो है ना, ये मुस्लिम सब्सक्राइबर्स लेने के लिए ना इस्लाम इस्लाम कबूल करने का ड्रामा करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सुदिंद्रा कह रहे हैं जी, गालिब कमाल सीए डिबार्स मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान टू सीक सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजियस परसिक्यूशन, दे कैन क्लेम सिटीजनशिप ऑन अदर ग्राउंड्स, मैरिज, वर्क एटसेट्रा। तो ठीक है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है। अच्छा जी, राइट। इधर फिर एक आया था क्वेश्चन, वो रह गया कहीं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये एडवोकेट फैज सैयद कौन है। जफर भाई मेक मोर वीडियोस ऑन एक्सपोजिंग एडवोकेट फैज सैयद। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग ये भाई जो को देखते हैं फैज दोबारा। हेलो, फैज सही है। हाँ मैं आ गया हूँ वापस। अब बताएगा आवाज मेरी आवाज? आपकी, अब आपको आ रही है मेरी आवाज? मुझे आ रही है। हाँ बस ठीक है। ठीक है, अच्छा, आपकी भी आ रही। अच्छा, जफर भाई आप जरा इसको रिप्लाई करें, फिर इसके बाद ह्यूमन बीइंग भाई को कहेंगे वो अपनी बात कंटिन्यू करें जहां से छूटी थी। जी अच्छा, हाँ, मैं बता देता हूँ। ये जो ये फैज सैयद हैं, ये इंडिया से ही हैं। तो हम्म, इनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो मेरी शायद 2 वीडियो में है इनके बयान।
तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं इन्हें एक्सपोज करता रहूंगा, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इनके बयान लूंगा। ये मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, यानी ये इतने कुछ इस स्टूपिड बयान देते हैं कि हाँ, जी, हाँ, इस तरह के बयान होते हैं इनके। तो हाँ, बिल्कुल मैं बनाऊंगा, इस पर और वीडियो बनाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ जी। अब ये मुझे एक और जी आया है, ये मुझे नहीं पता, ये वैसे इंडिया के हिसाब से ही है, सीरीज राम प्रसन्ना ने पूछा, ये मेरे ख्याल है मुझसे नहीं, ये जफर से होना चाहिए। इफ एक्स मुस्लिम्स इंक्रीज शैल रिजर्वेशंस फॉर मुस्लिम्स बी वैलिड फॉर एक्स मुस्लिम्स? रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स वैलिड फॉर एक्स मुस्लिम्स। देखिए सबसे, अब देखिए जब हमें नुकसान झेलना पड़ता है तो हम्म, मेरे अकॉर्डिंग फिर हमें फायदा भी मिलना चाहिए। हाँ, जब हमें नुकसान एग्जैक्ट। झेलना पड़ता है उसका तो हमें फायदा भी मिलना ही चाहिए। हम्म, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ह्यूमन बीइंग भाई, अच्छा वो आप बात कर रहे थे जी, अपनी, कंटिन्यू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर लूं खाली भाई? हाँ जी, हाँ जी, करें जी, करें करें। अच्छा, अच्छा, ये एक और मैं आ गया जी स्क्रीन शेयर क्वेश्चन आपसे, करके जफर भाई प्लीज फिर उस पे स्पीक बात अबाउट करना जाकिर चाहता हूँ, ये नाइक जैकल बताएगा। नाइक। हाँ, आ रहा है नजर कुछ? जाकिर नाइक पर मैं वीडियो बनाऊंगा एक, आप अच्छा, बेफिक्र ये रहें। आया तो है जी, तोते तोते कुरान पढ़ रहे हैं। तोते, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जस्ट रीड एंड डोंट जी। अंडरस्टैंड अच्छा रिलीजियस गालिब टेक्स्ट। भाई, मैंने ना हाँ, एक प्रेजेंटेशन बनाई है कि अच्छा, अब मैं बात शुरू कर दूं? अगर मुझे आपको मेरी करें आवाज सही करें आ रही है करें। तो मैं बोलता रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, करें। देखें, मैंने एक प्रोसेस देखा है कि मुसलमानों को एंगेज कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हम्म, बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो तोते की तरह रट्टा लगाते हैं, चाहे कुरान हो या हदीसें हो। तो पहला तो ये। अब अगर आप हम्म, जब इनसे बात शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद ये मछली बन जाते हैं जो हाथ में नहीं आते। सही है? पहले अच्छा। वो तोते होते हैं, फिर जब आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो जैसे तालाब में मछली होती है ना, आपके हाथ में नहीं आती। जफर भाई भी बोलेंगे कि हाँ यार, हम्म, बड़ा मुश्किल होता है कि उनसे डिस्कस करना कोई चीज, तो वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। यहां तक बात आ गई समझ? हम्म, हाँ जी जी, हाँ जी। अच्छा, जब मछली अगर कोई तफाक से आपके हाथ में आ गई ना, जिससे आप बात कर हम्म, सकते हो, तो उसके बाद वो ये बन जाते हैं। डोले शाह के चूहे देखे लाहौर में? जो डोले शाह की चूहे की हिस्ट्री ये होती है कि लाहौर में ना मन्नत मांगी जाती है, अगर कोई बच्चा ना हो रहा हो या बेटा ना हो रहा हो, तो बचपन से उन बच्चों को कोई मजार में छोड़ दिया जाता है और उनके सर पे ना कोई चीज रखी जाती है भारी, जिससे वो खौल लोहे का उनका बना दिमाग देते हैं, छोटा हो जाता है। छोटा रह जाता है। खौल हाँ, लोहे का एक तो खौल बना देती है उनको। जी, तो अच्छा, अब क्या होता है, अगर खुश नसीबी से आपको कोई मुसलमान मिल जाए तो वो आपकी सिंपल बातों को भी नहीं समझेगा। यानी वो डोले हम्म, शाह की चोर की तरह एक्ट करेगा। जैसे आप उसको बोलोगे काला काला होता है, वो कहेगा अच्छा, मगर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप उसको बोलोगे सफेद सफेद होता है, बोलेगा अच्छा। इसका मतलब वो सिंपल बातें भी आपकी नहीं समझता। और अगर आप हम्म, उसको ज्यादा देर बात करेंगे ना, तो पता है क्या होगा गालिब भाई और जफर भाई? चौथा स्टेज क्या है, दिखा दूं? दिखाएं जी जी दिखाएं दिखाएं। दिखाइए। चौथा ये होगा, भाग जाएगा। अभी तक नजर नहीं आया, अच्छा। Then they disappear। ये चौथा स्टेज होगा। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी मैं बात है, बढ़िया। आप कुर्सी नहीं चोरी करके ले गया, कुर्सी छोड़ गया इधर ही। वरना कुर्सी कम भी से ले कम, जाता चोरी। कम से कम कुर्सी तो अब मिली। मैं आपको यहाँ पर कुर्सी तो बता छोड़ देता गया हूँ। यार। ये दाद देनी अच्छा पड़ेगी। कुर्सी छोड़ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक दो और मेरा टॉपिक रहेगा कि मुसलमानों को इंगेज कैसे किया जाए। अब देखिए, दुल्हन है पाकिस्तान में हम्म, बहुत ज्यादा। जफर भाई, इंडिया में मुझे नहीं पता है कि दुल्हन के सर पे ना कुरान रखा जाता है जब उसकी रुखसती हो रही होती है। इंडिया में भी होता है हाँ ऐसा? जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, देखा मैंने कई जगह ये अच्छा, ट्रेडिशन। बिल्कुल। अब ये मजे की बात बताता हूँ गाली भाई, हमारे भी घरों में कुरान रखा जाता है जब रुखसती होती है। इस दुल्हन को ये नहीं पता कि ये जो कुरान इसके सर के ऊपर है, इसके सर पे ही पड़ने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि हाँ, इसने कभी भी कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ा। इसको ये मालूम हम्म, नहीं इस दुल्हन को कि ये किताब जो उसके सर पर रखी जा रही है इसकी दुश्मन है। जैसे इसके साथ जो उसका शौहर जा रहा है ना, ये कुरान कह रहा है कि ये शौहर 3 बीवियां और भी ला सकता है इसके घर में। नहीं पता इसको। हाँ, सूरह हाँ, निसा एग्जैक्टली, वर्स नंबर 34। इस बेचारी हाँ, को ये नहीं पता कि ये जो शौहर है इसको ये नहीं पता कि इसको चलना भी मर्जी से होगा।
फैंटी भी मुसलमान लगा अल्लाह सकता की, है, ये मैंने है। फैंटी भी लगा सकता है। फेंटी भी, हाँ, मार भी सकता है। सही है, ये सब हाँ कुरान में बिल्कुल। लिखा हुआ है, अपनी तरफ से कोई बात हाँ नहीं है। अच्छा, ये अब आगे चलते हैं, इससे आगे जो इंगेज करने के बाद जो मैंने एक और पॉइंट बनाना था कि मुसलमानों का एक और मसला है कि उनको ये, अब अच्छा मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ गालिब भाई, मुझे रोक हाँ दीजिएगा हाँ। मैं लंबी बात कर जाऊं कि चैलेंजेस क्या क्या है मुसलमानों के। मैं चैलेंजेस पे आ रहा हूं। अब आप ये देखें, ये बच्चा देखें, ये तोता है। हम्म हम्म। आवाज जो है ना वो असल में आ नहीं रही है। वो बहुत, हाँ, बहुत हल्की आवाज़ है उसमें। ये देखें हम्म। इसको, बेचारे को जबरदस्ती बिठाया हुआ है तोते की तरह कुरान के आगे, और नींद आ रही है इसको। हाँ, जुल्म है बेचारे के साथ। हम्म नहीं नहीं, आवाज नहीं सुन रहा, ये सो रहा है। हम्म। अच्छा, मैं अब आगे बताता हूं कि जो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। चैलेंजेस आते हैं, मैं बोलूं वो क्या क्या चैलेंजेस हैं। बोलें बोलें। अच्छा, चैलेंजेस मैं बताता हूं क्या क्या जब मुसलमानों को आप इंगेज करते हैं वो आते हैं। पहला चैलेंज आता है मेंटल जिम्नास्टिक का। मैं कल एक हम्म। हॉरर मूवी देख रहा था, उस फिल्म का हम्म, नाम था साइलेंट हिल। तो मैं आपको, अच्छा। पहला चैलेंज आता है मेंटल जिम्नास्टिक, जब आप इंगेज करते हैं कि उसमें, हाँ, औरत का ना बच्चा खो जाता है। हॉरर मूवी थी, बड़ी अच्छी थी। तो हम्म वहां पर वो एक गांव में जाती है, वहां पे ना एक फेथ वाली औरत होती है जो बड़ी रिलीजियस होती है। तो वो औरत कहती है, हम्म वो जो विलन होती है औरत, वो कहती है कि मेरा जो फेथ है ना, मेरा मजहब, मेरा हर मसला हल कर सकता है, हमारा जो मजहब है। तो वो औरत कहती है मेरा हम्म जो बच्चा खो गया उसको ढूंढ के दे दो। तो वो औरत कहती है नहीं, वो बच्चा शैतान के पास है। ये है मेंटल जिम्नास्टिक, कि आपसे बात क्या पूछी जा रही होती है, आप बताते क्या हो। पहले उसने बोला मेरा मजहब हाँ हर मसला हल कर सकता है। इसी तरह मुसलमानों का दावा है कि जो दुआएं हैं ना, तकदीर बदल देती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, दुआएं उनकी जिंदगी में, तो जिसको कैंसर होता है उसका इलाज भी डॉक्टर करता है। अच्छा, अब दूसरा चैलेंज आता है कॉन्टेक्स्ट का, कि जैसे जफर भाई ने बोला था ना कि कॉन्टेक्स्ट ले आते हैं। इस जी, जी। कॉन्टेक्स्ट की उर्दू मैंने निकाली है, आए बाएं शाएं करना। इसकी उर्दू है आए बाएं शाएं करना। मैंने जितनी भी दोस्तों से कुरान की आयतें दिखाई, वो आए बाएं शाएं करने लग जाता। सही है। अच्छा, ये आए बाएं शाएं की कहानी क्या है। अच्छा, ये आए बाएं शाएं जो है ना, इसका बड़ा अच्छा मैंने आपको रेफरेंस देता हूँ यार। दो तरह की किताबें, लिटरेचर होते हैं दुनिया में। एक होता है फिक्शन, एक होता है नॉन फिक्शन। सही है। अच्छा, फिक्शन वो होता है जो इमेजिनेशन पे लिखा जाता है। जैसे आप उम्र यार की कहानी सुन लें या हैरी हम्म पॉटर सुन लें, वो सब फिक्शन है कि ऑथर ने अपने मिस्ट्रीज को कलम बंद किया। एक होता है लिटरेचर जो होता है नॉन फिक्शन, जो कि किसी ऑथर का बेस्ड ऑन हिस्ट्री होता है, फैक्ट्स होते हैं। नॉन फिक्शन, कोई आप हिस्ट्री की बुक पढ़ लो या आप साइंस की बुक पढ़ लो, वो नॉन फिक्शन होता है। अब ये मुझे कोई बताए भाइयों, कुरान मजीद क्या फिक्शन है या नॉन फिक्शन है। पहले तो ये हम डिसाइड करते हैं, वो कुरानिक लिटरेचर है, ओके आई एग्री। हम्म अगर वो फिक्शन है, और वो यकीनन फिक्शन है क्योंकि उसमें इमेजिनेशन की स्टोरीज हैं, जैसे सूर्य निमल में चूटी बात कर रही है नबी से, ये फिक्शन हो सकता है। इट डजंट हैव, इट डजंट बिलोंग टू रियलिटी। जैसे मूसा हाँ ने लाठी जमीन पे मारी, ये सब फिक्शन है ना, मिस्ट्रीज हैं या उसकी इमेजिनेशन है। अब फिक्शन पे आप हैरी पॉटर पे तो बिलीव नहीं करते, आप जिन्नात जो कहानियां होती हैं, हजारों साल से एक बंदा जाग रहा है, एक स्टोरी है, उस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन आप इस कुरान की फिक्शन स्टोरीज पे बिलीव करते हो, उसको बोलते हैं भाई अंधा अकीदा। अच्छा, अब अगर हम मान लें कि ये नॉन फिक्शन है, थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं कि कुरान फिक्शन नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये हकीकत पे लिखी गई किताब है, मान लिया। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जिन्होंने नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी है ना, उनमें जो अगर कॉन्टेक्स्ट होता है तो उसका रेफरेंसेस नीचे लिखे जाते हैं फुटनोट में। फुटनोट में रेफरेंसेस होते हैं कि फला बात लिखी है, तो आप फला जगह इसका रेफरेंस चेक कर लो, या फला इसका सोर्स है। क्या कुरान में इतनी सारी आयतें हैं, 6000 से ऊपर, उसका मैं मान रहा हूँ नॉन फिक्शन किताब है, कहाँ कहीं रेफरेंस लिखे हैं कुरान में कि भाई आप फला की हदीस की किताब में ये फला हदीस खोलो, इससे तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगा।
यही वजह है कि इतने सारे फ़िक़्हे और इतने सारे मौलवी हज़रात हैं, क्योंकि जो नॉन फिक्शन किताब है उसका रेफरेंसेस ही नहीं है, फुट नोट ही नहीं है, उस किताब के कंटेंट्स ही नहीं है, उस किताब के चैप्टर्स ही नहीं है, उस किताब के जो एक प्रॉपर किताब लिखी जानी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, अगला चैलेंज आता है गालिब भाई, इग्नोरेंस। मैं बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों को जब आप एंगेज करते हैं तो चैलेंजेस क्या आते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि भाई जरा थोड़ा जल्दी समेटें, थोड़ा सा जल्दी समेटें। अच्छा, मैं समेट रहा हूँ। अच्छा, जो अगला चैलेंज आता है वो इग्नोरेंस का आता है कि उनको बेसिक डेफिनेशन नहीं पता, ट्रुथ क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, या फिर सब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है या ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। यहाँ तक मैं गालिब भाई रोकता हूँ ताकि फिर कंटिन्यू आप लोग भी करें, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। बाद में करते हैं। अच्छा जी, एक चीज है कि भाई दोनों चैनल्स के लिंक मैंने ह्यूमन बीइंग के चैनल का लिंक भी दिया है और जफर हेरेटिक के चैनल का भी लिंक दिया है। अभी आप लोगों का फर्ज है कि जाएं उस पर क्लिक करें, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि ये मतलब जो है ना, मतलब आपका फर्ज है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है ना गूगल का जो गॉड है ना, वो आपको बड़ी सजा देगा और आपने जो कुछ भी सर्च करना है आपको मिलना नहीं है इंटरनेट पे। इसलिए फटाफट जाओ भाई, जाके सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जरा लाइक करो भाई। 500 बंदा देख रहा है इस टाइम, तो इसको 500 लाइक तो मिले ना इस दौरान ही। तो एक लाइक क्लिक करने में कोई वो नहीं लगेगा। लाइक आप क्लिक करेंगे तो वीडियो फिर यूट्यूब जरा थोड़ी ऊपर जाती है, फिर हम जैसे काफिरों का पैगाम जो है वो कई मोमिनों तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, आप लोग तो देखते हैं सारे के सारे जो सब्सक्राइबर हैं। जिसने सब्सक्राइब मेरा चैनल भी नहीं किया वो भी जरा इस सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लेना, क्योंकि लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक किए बगैर नहीं मिलती। तो 3 टास्क हैं भाई, होमवर्क है अभी आप लोगों का। पहला ये 2000 के चैनल सब्सक्राइब कर लें, दूसरा वीडियो के ऊपर जरा लाइक क्लिक कर दें, और तीसरा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सबसे बड़ा पापी है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें भाई चैनल सारे, ताकि आप लोगों को ना फिर हम जरा जो है ना एथियस्ट की भी फिर थोड़ी चौड़ बढ़ती है इससे, कि ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं। तो फिर यूट्यूब को भी जरा, आपको पता है यूट्यूब जो है ना वो बड़ी लालची है, जिसकी वीडियो ज्यादा लाइक होती है उसको ही वो लोगों को ज्यादा दिखाती है सजेशन के अंदर। तो फिर जितना वीडियो लाइक होगी उतने ही जो है ना कट्टर कट्टर लोगों तक भी हमारा पैगाम पहुंचेगा। ठीक है, उन्होंने तो आना है, उन्होंने डिसलाइक कर देना है, फिर यूट्यूब देखने लग जाती है किसको डिसलाइक ज्यादा मिले हैं, किसको लाइक ज्यादा मिले हैं, फिर लाइक डिसलाइक की प्रोपोर्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा जी जफर, डू यू थिंक मोदी गवर्नमेंट इज अगेंस्ट मुस्लिम्स? देखो, मेरा मानना है कि जो कुछ यहाँ पर नेता हैं वो ज़रूर मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। हाँ तो अगर ये मतलब मुस्लिम का अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मैं कभी भी मुस्लिम का अगेंस्ट नहीं होता। तो मेरा हाँ मानना है कि अगर रियली अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमें इस्लाम के अगेंस्ट हमें होना चाहिए, ना कि मुस्लिम के अगेंस्ट। तो हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, मोदी गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हम आए दिन इस तरह का बयान भी देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये मुस्लिम के अगेंस्ट होते हैं बहुत सारे। तो मुस्लिम के नहीं, हमें इस्लाम के अगेंस्ट होना चाहिए। हाँ, लोग ऐसे चाहिए जो इस्लाम के अगेंस्ट हों, और इस्लाम के अगेंस्ट वो लोग हैं जो कि एक्स मुस्लिम्स हैं और उनको गवर्नमेंट को बिल्कुल, सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड करनी उनको पड़ेगी किसी सिक्योरिटी, पॉइंट के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। ऐसे ऐसे ना हो कि जी इंडिया में अब एक्स मुस्लिम्स बोलना शुरू करें और लोग इनको मारना शुरू कर दें और गवर्नमेंट बैठ के तमाशा देखती रहे। नहीं, गवर्नमेंट को फिर सीरियसली इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये भी ना हो कि जी इनके ऊपर ब्लास्फेमी के केस बुक करें और केसेस में इनको सजाएं हो रही हैं और ये 3-3 4-4 साल जेल में गुजारें और जेल में इन लोगों को फिर जी। मुसलमान कैदी मार रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन लोगों की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, दूसरी चीज है जी, राहुल खन्ना पूछ रहे हैं, डू यू थिंक द हेट क्राइम्स इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड? इफ सो, इट्स ड्यू टू मोदी और ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ इस्लाम अमंग द हिंदू पॉपुलेशन? हाँ जी, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन ये हाँ, बिल्कुल, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। मुझे ये लगता है कि ये मतलब इनका ये जो लास्ट में इन्होंने कहा है, ये कुछ-कुछ सही है कि जो इस्लाम मतलब जो इस्लाम की जो हेट है, जो मतलब हमें कुरान से पता चलती है और बाकी इनकी हदीसों से पता चलती है नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट, तो उन चीज़ों को देखते हुए ही जो हिंदुइज्म भी है या और जो और भी रिलीजन्स हैं, वो इंडिया ही नहीं, ये मतलब मुझे लगता है ये पूरी दुनिया का यही हाल है है। हाँ, दुनिया में कि हो रहा है सब। इस्लाम की जो दूसरे नॉन मुस्लिम को लेके जो नफरत है, उसे देखते हुए बाकी सभी उससे फिर वो हो रहे हैं, इंटॉलरेंट हो रहे हैं सब। तो ऐसा मुझे लगता है। जी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। तो एक्सट्रीमिज्म अच्छा, एक्सट्रीमिज्म ये इस्लाम की वजह से मुझे लगता है कि बढ़ रहा है।
इस्लाम में जो दुनिया में ऐसे लोग छुपे हुए थे ना, जो चुप कर गए हुए थे, अपनी एक्सट्रीमिस्ट बातें बंद कर गए हुए थे, उन सब की जुबान दोबारा से खोल दी है, उनको जुबान दे दी है जी। ये प्रॉब्लम है जो इस्लाम ने क्रिएट किया। अच्छा जी, हरमनमीत सिंह पाजी, थैंक यू फॉर योर सुपर स्टिकर। बाकी लोगों का भी शुक्रिया जो जिन्होंने सुपर चैट भेजा। अच्छा, मैं देखता हूँ और क्वेश्चन कोई ऐसा। अच्छा जी, कह रहे हैं प्लीज अलाउ जफर टू स्पीक। तो यार हमने जफर के मुंह पे टेप तो नहीं लगाई भाई। एक बंदा मुझे कह रहा है, एक बंदा को मारिया अली साहिबा कह रही हैं, गालिब तुम CIA में कब से काम कर रहे हो? यार मैं जब पैदा हुआ था ना, अभी मुझे घुट्टी नहीं पिलाई थी, तभी CIA वाले आके ना मुझे भर्ती कर गए थे। ठीक है, तो मैं तब से CIA में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो ओसामा बिन लादेन जो था ना, वो भी मैंने ही हायर किया था CIA में। उल्लू के कान। अच्छा जी, इंडिया के बारे में कुछ। अच्छा जी, डॉक्टर SK कह रहे हैं इंडिया के बारे में कुछ हो तो मुझे ऑनलाइन ले लें थोड़ी देर के लिए। अब डॉक्टर साहब, मैंने आपको लिंक देना है ना, तो इधर 10 बंदे और स्टूडियो में आ जाने, फिर हम किस किस को लेंगे आज ऑनलाइन। तो कल डेफिनेटली, आज कोई बात ऐसी हुई जिस पे आप बात करना चाहें तो डेफिनेटली कल फिर आपको हम ले लेंगे, क्योंकि आज हमने 1.5 घंटे की स्ट्रीम करनी है, इसके बाद हमने खत्म करना है इसको। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन आया अच्छा है। तो गालिब भाई, हाँ गालिब भाई, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे लगता है मैं अब चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं हाँ सुनता बिल्कुल रहूंगा आपने, आपको। हाँ ठीक बिल्कुल है, आपने कहा मैं था कि जरा आप लाइव स्ट्रीम से मुझे जाना जाना है। है। जी ठीक है, जी। चलें। फिर मैं ह्यूमन बीइंग भाई के साथ मिलके कुछ बातें और करता हूँ। चलें, ठीक है, हाँ, बहुत थैंक यू। शुक्रिया जफर भाई, कीप इट अप, वी लव ठीक यू। है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके। थैंक यू सो मच।